तो SN1 के बाद अब हम लोग SN2 रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में भी हमने क्या बताया था कि रिएक्शन का रेट केवल निर्भर करेगा सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट निर्भर नहीं करता है। SN2 रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ जो 2 लगा हुआ है इसका मतलब हुआ कि इसका रेट दोनों के कंसंट्रेशन पे निर्भर करेगा, न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों का कंसंट्रेशन पे जो है इसका रेट निर्भर करेगा। पढ़ेंगे इसको बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक एग्जांपल यदि हम लोग कंसीडर करें, वही RH प्लस न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस, तो प्रोडक्ट बनेगा RNu प्लस X माइनस। चूंकि यह एक SN2 रिएक्शन है, तो यदि इसका हम लोग रेट लिखेंगे तो रेट बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ RH इनटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1। ऑर्डर की बात करें तो दोनों के पावर को ऐड कर देंगे, 1 प्लस 1 तो हो जाएगा 2। तो SN2 रिएक्शन का रेट सबस्ट्रेट और जो न्यूक्लियोफाइल है दोनों के कंसंट्रेशन पे निर्भर करेगा, और इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है 2 के बराबर है। SN1 में केवल डिपेंड कर रहा था सबस्ट्रेट पे, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता था। अब यदि इसके ग्राफ की बात करें तो यदि इसका ग्राफ हम लोग सपोज प्लॉट करें, यहां हम लोग ले लें रिएक्शन का रेट और यहां ले लें RH का कंसंट्रेशन, तो ऑब्वियसली ऐसा ग्राफ आएगा। मतलब जैसे जैसे RH का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है इस तरह से, तो रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेम ग्राफ ऑब्टेन होगा यदि हम लोग ग्राफ खींचें रेट और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के बीच, ऐसा। तो यहां भी यही ग्राफ आने वाला है ऐसा, मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट भी इंक्रीज करेगा। तो ये ग्राफ ही बता रहा है कि SN2 रिएक्शन का रेट अल्काइल हैलाइड मतलब सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पे जो है निर्भर कर रहा है SN2 रिएक्शन का रेट। अब एग्जांपल की बात करें हम लोग तो SN2 रिएक्शन का जो बहुत कॉमन एग्जांपल है मिथाइल हैलाइड का अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। ऐसा CH3 Br प्लस एक्वस KOH हीट करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा CH3OH प्लस KBr, ऐसा मिथेनॉल, और यहां बना मिथाइल ब्रोमाइड। यह एग्जांपल हुआ SN2 रिएक्शन का। अब इसके मैकेनिज्म की बात करें कि रिएक्शन कैसे हो, तो SN1 में भी हमने क्या देखा था कि रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा था। सबसे पहले कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक करके कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा था। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जाकर के अटैक किया, तब वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। इसमें वैसा बात नहीं है, इसमें जो बॉन्ड टूटेगा और जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एट ए टाइम होता है। मतलब SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में प्रोसीड करेगा, इसमें कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। ऐसे इस रिएक्शन को हम लोग दिखा सकते हैं, इसके मैकेनिज्म को। इस कार्बन को जो है हम लोग कायरल सेंटर यदि मान करके चलें, एक हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, यहां Br, ऐसा। अब इसमें क्या होगा, अभी हम लोग कार्बन और ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे देखें तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव दिखा सकते हैं, इस पर पार्शियल पॉजिटिव दिखा सकते हैं, ऐसा। अब तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल हमने लेकर के रखा है KOH, तो KOH में से न्यूक्लियोफाइल तो OH माइनस हो जाएगा। तो अब ये जो OH माइनस है, ऐसा OH माइनस इस बार ऐसे रिएक्शन करेगा। तो यहां भी हमने क्या बताया कि इधर से जो है बॉन्ड टूटेगा और इधर से जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दोनों काम एक साथ हो रहा है, ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और उधर न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर रहा है, ऐसा। तो SN2 रिएक्शन का यही मेन खासियत हुआ, इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब हटने वाला ग्रुप और जुड़ने वाला ग्रुप दोनों एक साथ प्रोग्रेस करता है रिएक्शन में।
कि ग्रुप धीरे धीरे हटेगा और ई जो है धीरे धीरे इधर से अटैक करेगा। तो इसमें बीच में जो है एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है ऐसा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना दोनों एक साथ हो रहा है, मतलब ये बॉन्ड अभी पूरी तरीके से टूटा नहीं है और इधर से बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया है। तो ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियल बॉन्ड ऐसे दिखाते हैं हटने वाला ग्रुप की तरफ और पार्शियल बॉन्ड दिखाते हैं जुड़ने वाला ग्रुप की तरफ। तो पार्शियल नेगेटिव यहां OH पर दे देंगे, पार्शियल नेगेटिव यहां Br पर दे देंगे ऐसा। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। जो ट्रांजिशन स्टेट बना है, तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या देख रहे हैं कि पार्शियल बॉन्ड लीविंग ग्रुप की तरफ है और पार्शियल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल की तरफ है। यहां यदि हम लोग अभी ऑब्जर्व करें तो ये कार्बन जो है टेट्रा कोऑर्डिनेटेड मतलब 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड होने का मतलब कि अभी जो टेट्राहेड्रल शेप है तो बॉन्ड एंगल यहां तकरीबन हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास। यहां क्या देख रहे हैं कि अब हो गया पेंटा कोऑर्डिनेटेड ऐसा, पेंटा कोऑर्डिनेटेड 5 बॉन्ड बन गया है कार्बन का, पार्शियल बॉन्ड है सर। तो ये जो है एक प्रकार का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के जैसा एलिमेंट है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये तीनों जो है इक्वाटोरियल हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा एक्सियल ऐसा। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ई जो एंगल होता है यहां, ये होता है 90 डिग्री इस तरह से। ई वाला एंगल भी यहां हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि एक्सियल इक्वाटोरियल पे परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 डिग्री बनाएगा। तो यहां केवल समझना इतना था कि इस केस में मतलब SN2 रिएक्शन में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करके ट्रांजिशन स्टेट बनाता है तो अरेंजमेंट चेंज कर जाता है, टेट्रा कोऑर्डिनेटेड से पेंटा कोऑर्डिनेटेड, और जो एंगल है वह डिक्रीज कर जाता है। अब यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो शुरुआत का स्टेप है इसमें दोनों चीज इन्वॉल्व हो रहा है, ये अल्काइल हैलाइड भी आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है, इसलिए इसका रेट जब लिखेंगे तो दोनों को इन्वॉल्व करना होगा। CH3Br भी इसमें आ जाएगा और OH माइनस भी आ जाएगा, दोनों का पावर 1। तो ऑर्डर की बात करेंगे तो 1 + 1 मतलब 2। तो चूंकि SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में है और उसी स्टेप में अल्काइल हैलाइड और रिएजेंट दोनों एक साथ आ जाते हैं, इसलिए दोनों के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करता है। लेकिन SN1 रिएक्शन में ऐसा नहीं था, SN1 रिएक्शन में जो है स्लो स्टेप हो रहा था, क्योंकि इसमें दो था, तो एक स्लो एक फास्ट। तो उसमें जो स्लो स्टेप था उसमें केवल अल्काइल हैलाइड आ रहा था, इसलिए रेट केवल उसी के कंसंट्रेशन पे निर्भर कर रहा था। तो ये हुआ इसका एक्सप्लेनेशन। अब फाइनली क्या होगा कि हटने वाला ग्रुप पूरी तरह से हट जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसा, H और यहां हो जाएगा OH और यहां से Br माइनस अब पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। दिस इज द प्रोडक्ट। अब यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो स्टार्टिंग मटेरियल है अल्काइल हैलाइड, इसमें भी ब्रोमीन साइड है, लेकिन जब प्रोडक्ट बना अल्कोहल तो OH लेफ्ट साइड आ गया और इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बना जिसमें जो अरेंजमेंट है प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट की तुलना में जस्ट रिवर्स हो गया, उलट गया। तो यदि प्रोडक्ट का अरेंजमेंट रिएक्टेंट की तुलना में जस्ट अपोजिट हो तो हम लोग बोलते हैं कि ऐसे रिएक्शन में हुआ है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऐसा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन का मतलब अरेंजमेंट, इन्वर्जन मतलब उलट जाना ऐसे। तो SN1 रिएक्शन में इन्वर्जन रिटेंशन दोनों मतलब रेसिमाइजेशन हो रहा था, लेकिन इसमें केवल इन्वर्जन होता है और सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, इसमें 2-3 स्टेप नहीं होता है SN2 रिएक्शन में। अब यदि इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करें हम लोग, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इसका कैसे बनेगा, तो यहां हम लोग ले लें एनर्जी, यहां हम लोग रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब रिएक्शन आगे जो प्रोसीड कर रहा है। तो चूंकि रिएक्शन सिंगल स्टेप पे बन रहा है, कोई इंटरमीडिएट नहीं है, केवल एक ट्रांजिशन स्टेट है, तो ऑब्वियसली इसका ग्राफ कुछ इस टाइप में होगा ऐसा। यहां जो हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी वाला स्टेट है दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, मतलब ई वाला जो स्पीशीज बना है वो लाई करेगा इस जगह पे। यहां जो है दोनों रिएक्टेंट होगा ऐसा, अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, और इस जगह पे ये दोनों प्रोडक्ट होगा इस तरह से। तो इस ग्राफ को भी कंसीडर करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इस रिएक्शन को देखना है।
तो इसमें जो है एक ट्रांजिशन स्टेट बना हाईएस्ट एनर्जी जो स्टेट होगा वह कोई इंटरमीडिएट नहीं है। ये जो एनर्जी है रिएक्टेंट के लिए है। रिएक्टेंट कहने का मतलब कि यहाँ ये जो दोनों हमने लेकर के रखा है न्यूक्लियोफाइल और मिथाइल ब्रोमाइड, और यहाँ जो है एक प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट मतलब ये दोनों जो बना है अल्कोहल और यहाँ जो ब्रोमाइड आयन बाहर निकला है वह बना है। अब जो है इसके रेट की बात करें, जैसे SN1 रिएक्शन का रेट निर्भर कर रहा था कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी पे, तो SN2 रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा? इसमें तो कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता है, तो इसका रेट जो है डिपेंड करता है कि जो अल्काइल हैलाइड में यहाँ ग्रुप लगा हुआ है इस पर, कि यहाँ कैसा ग्रुप लगा हुआ। कैसा कहने का मतलब कि यहाँ कौन सा ग्रुप है, कोई बड़ा ग्रुप है या कोई छोटा ग्रुप है, उसके आधार पर डिपेंड करता है। कि जो ग्रुप का अरेंजमेंट होता है ना, इसके लिए हम लोग स्पेशल टर्म यूज करते हैं जिसको बोला जाता है अस्टेरिक हिंड्रेंस। अस्टेरिक हिंड्रेंस, अस्टेरिक का मतलब अरेंजमेंट समझे या क्राउडनेस, और हिंड्रेंस का मतलब बैरियर। तो क्राउडनेस के चलते जो बैरियर आता है, भीड़ भाड़ के चलते जो बाधा उत्पन्न हो आगे बढ़ने में, उसी को हम बोलेंगे अस्टेरिक हिंड्रेंस। क्योंकि इस केस में न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर रहा है, सामने से नहीं अटैक कर सकता है जैसा SN1 में करता था। क्यों? क्योंकि अभी तक यह ग्रुप हटा नहीं है, तो सेम साइड से अटैक नहीं कर सकता, पीछे से करना होगा। क्योंकि इधर से बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा। अब पीछे से अटैक करेगा तो ऑब्वियसली यहाँ कोई छोटा सा ग्रुप होना चाहिए तब हाइड्रोजन। अब सपोज यहाँ कोई बड़ा ग्रुप हो, मान ले कि यहाँ ऐसा बेंजीन रिंग आ जाए, इस तरह से बेंजीन रिंग आ जाए ऐसा। अब जब इतना बड़ा बड़ा ग्रुप आ जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल कैसे अप्रोच करेगा? इसको तो यहाँ जाने का जगह ही नहीं मिल रहा है, ये तो पूरा यहाँ क्राउड हो गया है, तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन तक पहुंचेगा कैसे? और जब तक न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन तक नहीं पहुंचेगा तब तक रिएक्शन आगे प्रोसीड कैसे करेगा? नहीं करेगा। क्या हो रहा है कि जो बड़ा बड़ा ग्रुप है न्यूक्लियोफाइल को कार्बन को अप्रोच करने के लिए रोक रहा है, कार्बन तक पहुंचने से रोक रहा है, तो इसी बात को हम बोलेंगे अस्टेरिक हिंड्रेंस, माने आगे बढ़ने से रोकना भीड़ भाड़ के चलते। इमेजिन करें कि कोई रास्ते में हम लोग जा रहे हैं, बहुत क्राउड हो, ट्रैफिक लगा हुआ हो, और वहां हम चाहें कि दौड़ के आगे जाए जल्दी, पॉसिबल है नहीं है, तो क्राउड क्या कर रहा है? हम लोग को आगे बढ़ने से रोक रहा है। सो दैट इज द अस्टेरिक हिंड्रेंस। और वही बात यहाँ ऑब्जर्व हो रहा है कि जो बड़ा बड़ा अल्काइल ग्रुप है वह ग्रुप क्या किया है, इस न्यूक्लियोफाइल को कार्बन तक पहुंचने से रोक रहा है। इस बात को हम बोलेंगे अस्टेरिक हिंड्रेंस। अब यहाँ जितना बड़ा ग्रुप रहेगा उतना ज्यादा क्राउडनेस होगा, उतना ज्यादा बैरियर मिलेगा इस OH को यहाँ पहुंचने के लिए, मतलब उतना ज्यादा अस्टेरिक हिंड्रेंस होगा। और जितना ज्यादा अस्टेरिक हिंड्रेंस होगा मतलब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में जितना मुश्किल होगा, रिएक्शन उतना ही स्लोअर रेट से प्रोसीड करेगा। तो यहाँ जितना छोटा ग्रुप रहे उतना आसानी से रिएक्शन होगा, और जैसे जैसे ग्रुप का साइज यहाँ बढ़ेगा रिएक्शन का रेट भी जो है धीरे धीरे डिक्रीज करते जाएगा। तो यदि अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव इसमें होगा मिथाइल, क्योंकि कार्बन में तीनों हाइड्रोजन लगा हुआ है। इससे कम रिएक्टिव होगा 1 डिग्री जो अल्काइल हैलाइड होता है। तो 1 डिग्री से कम क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन हट करके अल्काइल आ गया। अल्काइल में यदि मिथाइल भी आता हो CH3 तो ऑब्वियसली उस CH3 ग्रुप का साइज हाइड्रोजन से बड़ा होगा, और जितना साइज बड़ा हो रिएक्टिविटी उतना कम होगा। इससे कम रिएक्टिव होगा 2 डिग्री, ऐसा 2 डिग्री, और सबसे कम रिएक्टिव होगा 3 डिग्री, क्योंकि यहाँ 3 डिग्री में जो है तीनों अल्काइल ग्रुप है, तीनों बड़ा बड़ा ग्रुप है इसीलिए। तो SN1 रिएक्शन की तुलना में SN2 रिएक्शन का रेट जो है जस्ट रिएक्टिविटी अपोजिट हो गया। SN1 में सबसे ज्यादा था 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री, सबसे कम मिथाइल। लेकिन SN2 में उल्टा है, SN2 में मिथाइल सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, उससे कम 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और सबसे कम रिएक्टिव इसमें होगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब बात है कि आखिर यह अस्टेरिक हिंड्रेंस वाला बात SN2 रिएक्शन में ही क्यों एप्लीकेबल है, SN1 में क्यों नहीं? तो SN1 में हम लोग क्या देख रहे थे कि शुरू में जो कार्बन था इसका 4 बॉन्ड था, तो ये एंगल हो रहा था 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन जब इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना था तो कार्बोकेटायन में यहाँ एंगल था 120 डिग्री। मतलब स्टार्टिंग मटेरियल की तुलना में जो इंटरमीडिएट है इसका एंगल बढ़ जा रहा है, ग्रुप और दूर दूर चला जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि शुरू में एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट,
और जब ग्रुप जुड़ गया तो एंगल हो गया 90 डिग्री, मतलब यहाँ एंगल डिक्रीज कर गया, मतलब यहाँ जो है ग्रुप नजदीक आ गया। तो जाहिर सी बात है कि जिसमें ग्रुप जितना नजदीक रहेगा रिपल्शन उसमें उतना ज्यादा होगा, इसीलिए स्टेरिक हिंडरेंस को केवल SN2 में कंसीडर किया जाता है, SN1 में नहीं, क्योंकि SN1 में बाद में एंगल बढ़ जाता है, एंगल बढ़ने से ग्रुप दूर दूर चला जाता है, तो जब ग्रुप दूर दूर हो तो उतना ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा। लेकिन SN2 में जो है एंगल और डिक्रीज कर जाता है, मतलब ग्रुप्स नजदीक आ जाते हैं और नजदीक आने के चलते रिपल्शन बढ़ जाता है, इसीलिए स्टेरिक हिंडरेंस को केवल SN2 में कंसीडर करेंगे, SN1 में नहीं करेंगे। अब यदि सॉल्वेंट की बात करें तो SN1 रिएक्शन में हमने बताया था कि उसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब वैसा सॉल्वेंट जिसका डायपोल मोमेंट और H+ भी देता हो, लेकिन SN2 रिएक्शन में जो सॉल्वेंट होता है वह सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर मतलब वही जिसका डायपोल मोमेंट फिक्स्ड हो, और एप्रोटिक मतलब जो H+ आयन नहीं देता हो। जैसे एग्जांपल की बात करें यदि हम लोग, तो डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, DMF शॉर्ट में, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, क्या है इसका स्ट्रक्चर? ऐसा NCH3CH3, दिस इज डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, DMF। पोलर है, वाटर से भी कई गुना ज्यादा पोलर है, लेकिन एप्रोटिक है, H+ आयन नहीं देगा। अब बात आता है इसमें हाइड्रोजन तो है, तो H+ आयन क्यों नहीं देगा? तो कौन सा सब्सटेंस H+ देगा कौन नहीं देगा, उसके लिए क्या फंडा है कि यदि उस कंपाउंड में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन, तभी वह H+ आयन रिलीज करेगा, अन्यथा नहीं। तो यहाँ जो हाइड्रोजन वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि वाटर का जो हाइड्रोजन है ऑब्वियसली ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है इसलिए H+ आयन रिलीज करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा सब ऑक्सीजन, तो H+ बाहर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से लगभग बराबर है, ऑलमोस्ट से, इसलिए यहाँ उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो SN2 रिएक्शन में जो सॉल्वेंट होगा पोलर एप्रोटिक होगा, जैसे डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, या फिर एक एग्जांपल हम लोग और ले सकते हैं डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ऐसा शॉर्ट में इसको लिखेंगे DMSO, डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड। कैसा स्ट्रक्चर बनता है? तो डाइमिथाइल ऐसा हुआ, 2 मिथाइल लगा दिए, और सल्फोऑक्साइड मतलब SO, डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड। तो ये सॉल्वेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक, SN2 रिएक्शन में पोलर एप्रोटिक। ऐसा अब सॉल्वेंट का नेचर ऐसा क्यों होता है, एडवांस कंसेप्ट है, आगे जब पढ़ोगे तो वहां डिस्कस किया जाएगा, अभी फिलहाल सॉल्वेंट के नेचर को याद रखें। अब जो दो और बातें कंसीडर करने लायक हैं SN1 और SN2 में, वह है न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप का नेचर, मतलब जो ग्रुप हट रहा है और जो ग्रुप उधर से अटैक कर रहा है। तो SN1 रिएक्शन में क्या है कि SN1 रिएक्शन में लिविंग ग्रुप वाले हट रहा था, बॉन्ड टूट रहा था, इसीलिए SN1 रिएक्शन में लिविंग ग्रुप बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया होने का मतलब कि आसानी से हट जाना चाहिए, मतलब वो बॉन्ड कमजोर होना चाहिए। ऐसा सपोज बात करें हम लोग कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन, ऑब्वियसली चारों में से सबसे कमजोर बॉन्ड आयोडीन का है, क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, तो बॉन्ड सबसे कमजोर है, तो आसानी से टूटेगा, इसलिए रिएक्शन फास्ट होगा। तो यदि SN1 रिएक्शन हम लोग कार्बन फ्लोराइड के साथ करना चाहे तो रिएक्शन बहुत स्लो होगा या नहीं होगा, क्योंकि यह बॉन्ड काफी मजबूत होता है, फ्लोरीन हटेगा ही नहीं। तो SN1 रिएक्शन या फिर SN2 रिएक्शन, दोनों केस में हम बोल सकते हैं कि SN1 और SN2 दोनों केस में जो है लिविंग ग्रुप काफी बढ़िया होना चाहिए, आसानी से हट जाना चाहिए। अब न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो चूंकि SN1 रिएक्शन का रेट न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का कोई मैटर नहीं है। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, लेकिन यदि SN2 रिएक्शन की बात करें तो SN2 रिएक्शन का रेट न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर भी निर्भर करता है, इसीलिए SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए। तब अब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग या वीक कैसे पहचानेंगे? तो जैसे हम लोग बात करें 3 न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस।
तीनों के पास नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब तीनों जो है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब है कि जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे वह उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। अब आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, तो जिसका साइज छोटा हो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऐसे कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, ऐसा। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तीनों में से जो है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम मतलब इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो आसानी से किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन को तो अपने खींचने के चक्कर में रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं पाएगा। तो ये तीनों को कंपेयर करेंगे तो NH2- सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, उससे कमजोर OH-, उससे कमजोर F-। तो डोनर एटम मतलब जो एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना कम हो वह उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। हालांकि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वह सॉल्वेंट का नेचर पे भी डिपेंड करता है। अलग अलग सॉल्वेंट में ये जो न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ है वह अलग अलग होता है, काफी एडवांस बातें हैं जो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल यदि हम लोग ऐसे याद रखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनर एटम का जितना कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अभी NH2- से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा Cn-, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से और कम होता है, तो Cn- जो है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ इसके तुलना में। अब एक बात और कि SN1 रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि पहले बॉन्ड टूट रहा था, बाद में बॉन्ड बन रहा था, लेकिन SN2 में दोनों काम एक साथ हो रहा था, बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना। तो वैसा प्रोसेस जिसमें बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना एट ए टाइम साइमल्टेनियसली एक साथ हो, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंसर्टेड प्रोसेस। ऐसा कंसर्टेड प्रोसेस। तो SN2 एक कंसर्टेड प्रोसेस है, SN1 ऐसा नहीं है। SN1 में दो आइसोमर बन रहा था इनैंसियोमर, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव, जिसमें सेलेक्ट करके जो है एक स्टीरियो आइसोमर ज्यादा बने दूसरा कम बने, ऐसा। लेकिन SN2 में जो है एक ही प्रोडक्ट बन रहा था, स्पेसिफिक था, फिक्स था, इसीलिए SN2 रिएक्शन होता है स्टीरियो स्पेसिफिक, माने स्पेसिफिक जिसमें एक ही प्रकार का स्टीरियो आइसोमर बने। बात बाकी जो है SN1 और SN2 रिएक्शन का बहुत सारा डिफरेंस जो है दिया हुआ है नोट्स में, जो कॉलेज का वेबसाइट पे अपलोडेड है, तो आप लोग उस नोट्स को फॉलो करो और उसमें जाकर के देखो, तो और बातें अच्छी से समझ में आएंगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म SN1 SN2, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड का एग्जाम को या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, उसमें भी। अब एक छोटा सा इसमें है SN1 और SN2 के बाद या सपोज कोई बेंजाइल हैलाइड दिया हो इस टाइप का CH2Cl और यहां लगा हुआ हो OCH3, ऐसे यहां भी हो CH2Cl और यहां लगा हुआ हो NO2, ऐसा। पूछा जाए कि दोनों हैलाइड में से कौन सा हैलाइड SN1 रिएक्शन में ज्यादा रिएक्टिव है, तो SN1 रिएक्शन का रेट निर्भर करता है कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी पे। कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा कि यहां से Cl हट जाएगा तो कार्बन के प्लस, यहां से भी Cl हट जाएगा तो कार्बन के प्लस। अभी बेंजाइल कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन का इसका जो रिएक्टिविटी है उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके पैरा पोजीशन में जो है ऑक्सीजन है, जिस पर लोन दे रहे हैं कि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है +R इफेक्ट के थ्रू, मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है। यहाँ जो NO2 है वह इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, दोनों केस में -I इफेक्ट भी है और -R इफेक्ट भी है। तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो कार्बोकेटाइन को डीस्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है कार्बोकेटाइन को डीस्टेबलाइज कर दिया, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर दिया। अब कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल SN1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी इतना ही अधिक, तो ऑब्वियसली दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये वाला SN1 रिएक्शन है। हालांकि बेंजाइल के अलावा एलाइन कार्बोकेटाइन वगैरह भी है, CH3 ऐसा एलाइन कार्बोकेटाइन वगैरह,
तो एलाइल कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी भी जो है अल्काइड से जनरली जो है नॉर्मल अल्काइड उसके तुलना में अधिक होता है रेजोनेंस के तुलना में। और ये जो बेंजाइल और एलाइल है, तो ये बेंजाइल और एलाइल हैलाइड जो है दोनों का रिएक्टिविटी SN1 और SN2 दोनों में एक ही जैसा होता है, क्योंकि दोनों स्टेबलाइजर स्टेरिक बहुत ज्यादा नहीं है, तो जैसा रिएक्टिविटी बेंजाइल और एलाइल का SN1 में होगा वैसे ही रिएक्टिविटी SN2 में भी होगा। तो एक जो छोटा सा बात इसमें बचा हुआ है हम लोग का SN1 SN2 के बाद SNI में के लिए, सो I मींस इंटरनल, इसके पहले तो EI देखे थे इंटरनल एलिमिनेशन, वैसे ही यहाँ इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब इसके बाहर से किसी न्यूक्लियोफाइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, रिएक्शन एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हो जाएगा। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हम लोग ने अल्कोहल का रिएक्शन यदि हम लोग थायोनाइल क्लोराइड से कर रहे हैं, अच्छा यहाँ फिर इसमें ग्रुप का एलिमेंट हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं अलग अलग लाइन से, यहाँ कोई भी ग्रुप ड्रॉ कर सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है हमको। थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड ये जो है अल्कोहल, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि HCl यहां से हो जाएगा बाहर, तो ऐसा कुछ इंटरमीडिएट बनता है इसमें EO फिर S डबल बॉन्ड O और Cl, अच्छा क्लोरीन पे लोन पेयर। अब यहाँ क्या है कि जो क्लोरीन पे लोन पेयर है ना, तो E जो स्पीसीज है इतना, E स्पीसीज काम करता है इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का, ऐसा मतलब अब इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा ऑक्सीजन को, तो कार्बन का आ जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ सल्फर और क्लोरीन में क्लोरीन का ज्यादा है, तो ये क्लोरीन अब क्या करेगा कि बॉन्ड सहित जा करके जुड़ जाएगा इस कार्बन के पास, तो क्या इसका प्रोडक्ट बनेगा कार्बन और E अब Cl ला करके जुड़ गया ऐसा, प्लस E हो गया डबल बॉन्ड O और इधर डबल बॉन्ड O, मतलब ये बन गया हम लोग का SO ऐसा, और यहाँ से बाहर हुआ था HCl। तो जब अल्कोहल का रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड से करवाते हैं हम लोग, जब क्लोरोअल्केन बनता है प्रोडक्ट, तो इसमें क्या है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर जो है एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है Cl, और यही Cl जाकर के इस कार्बन में जुड़ता है तब प्रोडक्ट बनता है। इस रिएक्शन को हम लोग डार्जेन प्रोसेस बोलते हैं, जो कि हेलोअल्केन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डार्जेन प्रोसेस। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ कि बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है, कोई इंटरमीडिएट नहीं है, कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं है, बस इसी के अंदर न्यूक्लियोफाइल बना और प्रोडक्ट बन गया, इसलिए कहा जाएगा इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक बात और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस रिएक्शन में भी जो है रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन हुआ है, ऐसा जैसा एलिमेंट यहाँ है वैसा ही एलिमेंट यहाँ है। तो SN1 रिएक्शन में रिटेंशन इन्वर्जन दोनों, SN2 में केवल इन्वर्जन और SNI में केवल रिटेंशन। तो इस तीन टाइप का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नोट्स में SNI के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है, यहाँ से आप लोग इसको समझोगे और बार बार प्रैक्टिस करोगे। एग्जामिनेशन जो कॉलेज में होंगे इंटरनल एग्जाम, उसके लिए भी SN1 SN2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, इसलिए आप लोग बार बार पढ़ो, अच्छे से समझो और कंसेप्ट को बनाओ। धन्यवाद।